मजे की बात यह है कि अगर आप किसी से पूछें कि तुम कहाँ रहते हो, तो वो कहेगा पहले कि दिल्ली रहता हूँ। दिल्ली में कहाँ रहते हो? तो दिल्ली में क्या कहते हो? तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव रहता हूँ, फरीदाबाद रहता हूँ, दिल्ली में। लेकिन वो पहला जवाब जो देगा, उस पे जो एड्रेस अपना बताएगा, वो कहेगा कि मैं दिल्ली रहता हूँ। तो अब दिल्ली को हमने कितना एक्सपैंड कर दिया और वो अनसस्टेनेबल हो गया। बिल्कुल। तो ये कहीं पे मुझे लगता है कि प्लानिंग की ये एक फेलियर है। यूरोप के सिटीज को अगर आप देखें तो यूरोप के ज्यादातर शहर जो है वॉकेबल सिटीज होते हैं। बिल्कुल। आप पैदल चल सकते हैं एक से दूसरी जगह पे। हमारे यहाँ तो संभव नहीं है। ये भारत जो है एक सिविलाइजेशन सोसाइटी है। ये एक मॉडर्न अमेरिकन सोसाइटी की तरह नहीं है जो कि कुछ 100 साल पहले बना और बस अभी। तो हमारे बहुत सारी चीजें हमारी हिस्ट्री में हुई होंगी जो हमारी डिजाइन का पार्ट थी। सो मेनी डिजाइन्स वी हैव लॉस्ट। और चूंकि वो गर्म जगह है, बहुत गर्मी होती है, भारत से भी ज्यादा। एयर कंडीशनर की आदत हो गई है, मस्ट हो गया है। अब एसी आप लगाते हैं तो CFC की वजह से पोल्यूशन होता है वगैरह वगैरह। उसको एलिमिनेट करने के लिए दे हैव गॉन बैक टू देयर ट्रेडिशनल आर्किटेक्चरल डिजाइन। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बिल्डिंग्स को जालियों से उसके डिजाइन की है। और उन्होंने बिल्डिंग्स को काफी क्लोज किया है एक दूसरे से, सो दैट व्हेनेवर देयर इज सन द शैडो ऑफ वन बिल्डिंग फॉल्स ऑन द अदर बिल्डिंग। ठीक है। और जो बीच में टनल इफेक्ट हो जाता है तो उससे जो हवा चलती है तो अंदर का टेम्परेचर में कूल कर, तो नेचुरल प्रोसेस से आप कूल कर रहे हैं। मे बी व्हाट वी आर, बिकॉज़ इंडिया इज अ वेरी ग्लोबलाइज्ड कंट्री। बिल्कुल। आप ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं ला सकते इंडिया में जो बाहर में फेल कर गया और भारत में सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके कई सारे केस स्टडीज हैं, कई एग्जांपल्स हैं, और बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे फेल हो गई बिकॉज वो सोचती थी कि इंडिया इज लाइक अ डंपिंग मार्केट। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। स्वागत है एक बार फिर से सबका किताबी बातों में, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम करते हैं प्रयास भारत और दुनिया को समझने का किताबों के माध्यम से। दोस्तों, आज किताबी बातों में हम एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक पर बात करेंगे। हम बात करेंगे डिज़ाइन पर। जी हाँ, डिज़ाइन एक ऐसा शब्द जिसको जानता शायद हर कोई है, लेकिन समझते बहुत कम। जब भी हम बात करते हैं डिज़ाइन की तो हम समझते हैं किसी तरह का आर्ट फॉर्म, एस्थेटिक्स, कोई पैटर्न या फैशन से संबंधित एक टर्म जिसको कोई भी यूज करता है। लेकिन डिज़ाइन सिर्फ वो नहीं है। डिज़ाइन एक बहुत डिफरेंट, एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है, और उसके साथ साथ जुड़ा है डिज़ाइन थिंकिंग, जो कि एक बहुत अहम फील्ड है थिंकिंग, थॉट प्रोसेसेस और प्रॉब्लम सॉल्विंग की भी। इस विषय में हम बात करेंगे इस बुक के माध्यम से, डिज़ाइन थिंकिंग फॉर रिसर्च इन भारत, जो लिखी है प्रोफेसर मिहिर बोले ने, जो मेरे आज के गेस्ट हैं। प्रोफेसर बोले, आपका बहुत बहुत स्वागत है किताबें वस्करार। शुरुआत में प्रोफेसर बोले का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। डॉक्टर मिहिर बोले इज अ डिस्टिंग्विश्ड एकेडमिक एडेप्ट इन इंटरडिसिप्लिनरी डिज़ाइन स्टडीज। ही होल्ड्स अ PhD in social sciences from CPT University Ahmedabad and master's degree in English literature from Patna University। आप प्रिंसिपल फैकल्टी रह चुके हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद में। तो सर, डिज़ाइन थिंकिंग, जैसा मैंने इंट्रो में कहा कि डिज़ाइन एक ऐसी चीज़ है जिसको जानते समय लेकिन बहुत कम लोग ही उसके महत्व को समझते हैं। और आपने बुक में बात करी डिज़ाइन की, डिज़ाइन थिंकिंग की। अब तो अगर एक लेमैन को समझाना हो कि डिज़ाइन और डिज़ाइन थिंकिंग वास्तव में क्या है, तो आप कैसे बताइए? सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद आपका, आपने इस अपने पॉडकास्ट में इनवाइट किया। और एक ऐसे सब्जेक्ट को लेके आज हम लोग बात करेंगे मेरी इस किताब के हवाले से, जो भी हाल में पब्लिश हुई है। और ये इंडिया के, भारत के एक बहुत प्रोमिनेंट पॉलिसी थिंक टैंक है, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, उन्होंने पब्लिश की। और मुझे बहुत खुशी है कि इस पे श्री संजीव सान्याल जैसे और कई सारे जो हमारे लोग हैं, एमिनेंट लोग हैं, उन लोगों ने उस पे अपने व्यूज़ रखे। तो उसके साथ साथ एक और जो बात जुड़ी हुई है कि ये किताब एक कलेक्शन है पूरे 20 साल के एक्सपीरियंस का, जो 30 से थोड़ा ज़्यादा आप कह लें, जो कि एक डिज़ाइन इंस्टीट्यूशन में काम करने के दौरान मुझे हासिल हुआ, कह सकता हूँ। और उसने, चूँकि मैं खुद एक आई एम नॉट अ ट्रेन्ड डिज़ाइनर एज सच, बट आई बिकेम पार्ट ऑफ
of the India's most prominent design institution, which is also a legacy institution, जिसके बड़े कंट्रीब्यूशन है, तो उसको एक इनसाइड आउट व्यू और आउटसाइड इन व्यू दोनों तरीके से देखने का मौका मिला मुझे, और तब मैंने उसको एक इंटरडिसिप्लिनरी फ्रेमवर्क में समझने की कोशिश की कि डिज़ाइन एक्चुअली क्या क्या कर सकता है, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ डिज़ाइन, हाउ इट टचेस एन इंडिविजुअल्स लाइफ और सोसाइटीज़ लाइफ, प्रॉब्लम सॉल्विंग में वो किस तरीके से हेल्प कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें थीं उसके साथ मिल करके, और ये कहीं पे मुझे लगता है जाके एक जगह पे कंसंट्रेट हुई तो ये किताब आ गई। तो सर, जैसा आपने तो मतलब अपने पूरी लाइफ इस प्रोफेशन में दी है, अपने सारे एक्सपीरियंस को आपने इकट्ठा करके बुक लिखी, और अनडाउटेडली मैं कहूँगा बहुत ही बेहतरीन किताब है। लेकिन फिर अगर हम आते हैं कि एक लेमैन को ये समझना हो कि डिज़ाइन जो वो आमतौर पर समझते हैं अबाउट एस्थेटिक्स या आर्ट या फैशन, वास्तव में डिज़ाइन को हम कैसे समझ सकते हैं और डिज़ाइन थिंकिंग उससे कैसे लिंक्ड है और क्या उसका महत्व है? ये बहुत ज़रूरी सवाल है, और सबको इस समझना चाहिए कि आमतौर पे जो एक परसेप्शन हमारा है डिज़ाइन के बारे में, तो वो हम समझते हैं कि ये फाइन आर्ट का एक एक्सटेंशन है, और जिसमें जो एस्थेटिक्स से और फाइन आर्ट से और कला से जुड़े हुए लोग हैं वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, कुछ खूबसूरत चीज़ें बनाते हैं और वो डिज़ाइन हो जाती है। लेकिन एसेंशियली डिज़ाइन का जो नेचर है वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का नेचर है जी। उसका पर्पस प्रॉब्लम सॉल्विंग है, और ये प्रॉब्लम तो लाइफ की हमारी जो भी होती है मटेरियल के टर्म्स में, कम्युनिकेशन के टर्म्स में, बहुत सारे लेवल पे होती है, तो उसको सॉल्व तो हम सारे अपने अपने ढंग से करते हैं। लेकिन जब वहाँ पे डिज़ाइन का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक क्रिएटिव मेथड में बदल जाता है। यानी कि उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप एक क्रिएटिव मेथड की तरफ जाते हैं, क्रिएटिव तरीके से, ज़्यादा रचनात्मक तरीके से उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो डिज़ाइन का जो पूरा पर्पस है वो क्रिएटिव अप्रोच ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग है। ये तो पहले हमको समझ लेना चाहिए। दूसरी बात ये है कि फिर उसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे हैं। अब एप्लीकेशंस में हम देखने जाएं तो प्रोडक्ट में एप्लीकेशंस हैं आमतौर पे ज़्यादा बड़े स्तर पे हम देखते हैं तो फैशन में देखते हैं कि फैशन में डिज़ाइन का एप्लीकेशन हो गया, प्रोडक्ट में एप्लीकेशन हो गया, फिल्मों में हो गया, एनिमेशन में हो गया। अब अभी के समय में अगर हम देखने जाएं तो आपके जितने डिजिटल डोमेन में जो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर, हर जगह पे डिज़ाइन का एक अप्रोच काम कर ही रहा है, रोल है। और वही चीज़ों को एक बिल्कुल नए कॉन्टेक्स्ट में, नए पर्सपेक्टिव में चीज़ों को रखने में आपकी मदद करता है। तो मुझे लगता है कि हमको इस नज़रिए से कि जब भी हमको कोई प्रॉब्लम, और ख़ास करके ऐसे प्रॉब्लम जो बड़े क्रिटिकल नेचर के हों, ऑर्डिनरी प्रॉब्लम्स की हम बात नहीं कर रहे कि एक किसी आदमी की अपनी पर्सनल कोई ऑर्डिनरी प्रॉब्लम उसकी नहीं, ऐसे प्रॉब्लम जिससे ज़्यादातर लोगों को वो टच करता हो, जिसके शायद सोल्यूशन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशंस नहीं है। तो वैसे प्रॉब्लम्स को जब हम सॉल्व करने की बात करते हैं तो हमको एक बिल्कुल नए अप्रोच के साथ सोचना पड़ता है, और वो अप्रोच जो है वो डिज़ाइन से आता है और डिज़ाइन थिंकिंग से आता है। तो ये तो पहले हम समझ लें जी। और इसकी ज़रूरत इसलिए भी है कि आमतौर पे जो लोग इस फील्ड में से जुड़ना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके दिमाग में भी कहीं पे ये एक इन द बैक ऑफ देयर माइंड दे हैव दिस मिसकंसेप्शन दैट डिज़ाइन इज़ ऑल अबाउट एस्थेटिक्स। यस। सो एक एस्थेटिक सॉल्यूशन वो निकाल लेंगे किसी चीज़ का तो वो डिज़ाइन हो जाएगा, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो वन हैज़ टू बी अ डिज़ाइनर, वन हैज़ टू बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। तो ये पहले समझना ज़रूरी है। तो आई थिंक आपने बिल्कुल सही बात कही। मुझे लगता है ये एस्पेक्ट जो है वो लोग नहीं समझते। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि डिज़ाइन को लेकर एक बहुत रिस्ट्रिक्टेड सा व्यू है, बहुत ज़्यादा अभी तक, राइट। तो आपने जब डिज़ाइन थिंकिंग की बात करी, आपने इसको जोड़ा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग से, जो चाहे ऑर्गेनाइजेशंस हो, चाहे वो मल्टीनेशनल्स हो, गवर्नमेंट हो, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हो, उन सबको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच अपनी वेरियस प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए चाहिए। आपने साथ में और थिंकिंग के सिस्टम्स की बात करी, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, सिस्टम्स थिंकिंग, और डिज़ाइन थिंकिंग को आपने जैसे इनके एक तरह से कहिए कि मध्य में रखा कि उन सबसे जोड़कर हम डिज़ाइन थिंकिंग। तो इन थिंकिंग प्रोसेसेस को
आप डिज़ाइन थिंकिंग के साथ कैसे जोड़ेंगे? देखिए, डिज़ाइन थिंकिंग तो एक पूरा एक अप्रोच हो गया हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और उसके जो अलग अलग जो एलिमेंट्स हो गए, मोटे तौर पे अगर मैं कहूँ तो उन एलिमेंट्स में आप जैसे हम क्रिएटिव थिंकिंग की बात करते हैं। अब क्रिएटिव थिंकिंग एक आम आदमी को समझने के लिए हम इस तरीके से बता सकते हैं कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कितने अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं, और अलग अलग मेथड्स जो होंगे वो टेक्नोलॉजी में भी काम आता है जी, वो आईटी सॉल्यूशंस में भी काम आता है, मेडिकल में भी काम आ सकता है। यानी कि अगर आप एक डॉक्टर के पास जाएं या एक इंजीनियर के पास जाएं और आप कहें कि मुझे एक खास किस्म का मकान बनाना है, तो वो बहुत ऑप्शंस के बारे में सोचेगा कि मैं ये मकान लकड़ी से बनाऊं, ये मकान मेटल से बनाऊं, मैं ब्रिक एंड मोर्टार से बनाऊं, तो ये अलग अलग उसके पॉसिबिलिटीज़ उसकी हो गई। जब हम क्रिएटिव सॉल्यूशंस की बात करते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग की बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि आप बिल्कुल नए नज़रिए के साथ, एक आम आदमी को समझाने के लिए अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल नए नज़रिए के साथ, और कितने ऑप्शंस आप उसके निकाल सकते हैं कि ये भी पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। तो आपने अपने दिमाग को ओपन किया और उसको फिर ये मौका दिया कि वो खुल करके किसी प्रॉब्लम के बारे में रिस्ट्रिक्टेड व्यू नहीं ले, कॉन्स्ट्रिक्टेड व्यू नहीं ले, बल्कि एक बहुत सारे ऑप्शंस के बारे में सोचे। तो वहाँ पे क्रिएटिविटी की बात आ जाती है। अब मैं इसको थोड़ा और एलाबोरेट कर दूं तो क्रिएटिव थिंकिंग भी हर इंसान की, एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ डिफरेंट अप्रोच टुवर्ड्स क्रिएटिव थिंकिंग। यू एंड आई डू नॉट थिंक द सेम वे। बिल्कुल ठीक है। तो हम जिस तरीके से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपका अप्रोच अलग हो जाएगा। करेक्ट। अब सवाल ये होता है कि आपका अप्रोच सही है या मेरा अप्रोच सही है जी। अब सेकेंड स्टेज पे हम यहाँ पे आते हैं। तब जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तब वो दूसरे लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी वहाँ खड़ी होती है, एंड दैट कॉम्प्लेक्सिटी इज अबाउट टेकिंग द राइट डिसीजन in terms of selecting what should be the best option to solve this kind of a problem. Right. तो जब आपके पास 10 अलग अलग टूल्स आ गए, तो उस टूल में कौन सा बेस्ट टूल होगा जिससे आप एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप क्रिएटिव थिंकिंग के बाद आप क्रिटिकल थिंकिंग की बात करने लगते हैं, क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं ऑप्शंस को। और फिर जब हम सिस्टम थिंकिंग की बात करते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि ऐसे थेटिकली तो कहते हैं कि होल एंड पार्ट के बीच का रिलेशन, यानी एक बड़े प्रॉब्लम को देख रहे हैं और बड़े प्रॉब्लम को या तो क्रिएट करने वाले या सॉल्व करने वाले ये क्या क्या फैक्टर्स हैं जी। एक बड़ा प्रॉब्लम अपने आप में कई छोटे 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 प्रॉब्लम्स की वजह से खड़ा हो जाता है। जैसे आप अब दिल्ली की हम समस्या लेकर के बहुत प्रैक्टिकल, लेट्स टेक अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल फ्रॉम द सिटी वेयर वी आर सिटिंग एंड शूटिंग दिस एपिसोड। अब इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मेट्रोपोलिस ऑफ इंडिया। करेक्ट। अब इसकी अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हो गई, एनवायरमेंटल इश्यूज आप देखते हैं नवंबर दिसंबर के महीने में, फॉग और स्मॉग और ये पॉल्यूशन और ये तमाम सारी चीज़ें खड़ी हो जाती हैं। अब इसको आप देखना चाहें एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, तो आप किन किन चीज़ों पे ध्यान देंगे? अब ये ट्रांसपोर्टेशन से होने वाले धुएं से भी रिलेटेड है, यहाँ अनप्लान्ड अर्बन प्लानिंग जो होती है उससे भी रिलेटेड है, यहाँ जो डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं, इतने लार्ज स्केल पे लोगों का आना जाना, उससे भी रिलेटेड है। ठीक है। और एक बड़े स्केल पे जैसे हमको सोच करके आज से 10 साल आगे 20 साल आगे कैसे किस तरीके की सोसाइटी होगी उसके बारे में हमने सोचा नहीं, उससे भी रिलेटेड है। तो आप कहाँ से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करेंगे? ये अपने आप में, अगर मैं अर्बन प्लानिंग को डिज़ाइन थिंकिंग से रिलेट करके देखूं, जो कि एक बहुत क्रिटिकल एरिया है अपने आप में, और दिल्ली, बॉम्बे और सभी मेट्रोज में हम देखते हैं कि ये समस्या, और नए छोटे बड़े टियर 2 सिटीज़ की भी ये प्रॉब्लम्स होती चली जा रही हैं। तो आप कहाँ से शुरू करेंगे उसको सॉल्व करना? तो ये एक सिस्टम का पार्ट हो जाता है कि सिस्टम का इफेक्ट ये है कि आपके शहर अनसस्टेनेबल, अनलिवेबल होते चले जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ आवर इंडियन सिटीज़ are unfortunately, but this is a fact, we should admit it, despite all our efforts and the best of efforts, the cities are not becoming livable. बिल्कुल बिल्कुल।
और वो इतनी प्रॉब्लमेटिक होती चली जा रही हैं कि आपके लिए वहाँ पे रहना, काम करना मुश्किल होता चला जा रहा है। तो ये तो एक हमारा बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गया, लेकिन उसके फैक्टर्स क्या क्या हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं? तो उसमें अर्बन ट्रांसपोर्टेशन की भी समस्या है, उसमें सीवेज की भी समस्या है, उसमें पानी की भी समस्या है, उसमें डेमोग्राफी की भी समस्या है। इतने लार्ज स्केल पे लोगों का माइग्रेशन जी एक से छोटी जगहों से बड़े शहरों में। तो अब जब आप प्रॉब्लम को सुलझाने चलते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको सोचनी पड़ती हैं। तो सिस्टम थिंकिंग की वहाँ पे सम ऑफ द पार्ट्स के अगर एक प्रॉब्लम है कि एक बड़ी सिटी अनलिवेबल है, अब हम उसके पार्ट्स देखते हैं कि ये 4, 5, 6 जो भी मुख्य बातें हैं, मुख्य प्रॉब्लम से हमने सिस्टम थिंकिंग के अंदर उसको डाला। अब जब इन तीनों को हम इकट्ठा करके जब प्रॉब्लम के बारे में सोचने की कोशिश करते हैं तो मुझे लगता है वही डिज़ाइन थिंकिंग का जो अप्रोच है, हमारा नज़रिया है, वही है कि आपको एक क्रिएटिव ढंग से आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। बिल्कुल, योर सॉल्यूशन शुड बी कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स, राइट? दे शुड नॉट बी रिस्ट्रेन और कंस्ट्रेन टू द टिपिकल स्टीरियोटिपिकल मेथड्स जिसमें हम आंसर सॉल्यूशंस निकालते हैं। जो आमतौर पे हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट के हों, दूसरे इंस्टीट्यूशंस हों, वो एक बहुत ही एक कंस्ट्रेन तरीके से सोचने के लीनियर अप्रोच टू सॉल्विंग रही है कि अगर ये है तो ये कर दीजिए, ये कर दीजिए, ये है तो ये कर दीजिए, राइट? तो उससे हटना पड़ेगा और डिजाइन थिंकिंग उसी के लिए एनकरेज कर रहा है आपको। तो यहाँ पे सर जो एक बात आपने डिजाइन थिंकिंग के लिए बोली कि इसमें जो एक मुख्य चीज है वो ये है कि इट्स मोर पीपल ओरिएंटेड। एक है सोल्यूशन ओरिएंटेड की ए प्रॉब्लम है तो मुझे पता है उसका बी सोल्यूशन है। यहाँ पर हम पीपल एम्पैथी इज जो बात करते हैं। तो एम्पैथी को यूज करके, क्योंकि आपने एक चैप्टर में जैसे काफी सर्वेज का डेटा दिया था और उसमें बात आई कि अक्सर हम ये समझते हैं जैसे जो मेट्रो सिटीज में प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्ट की, तो अगर लोगों को ज़्यादा मेट्रो सर्विसेज इस तरह की मिले, बट आपने कहा था कि सरप्राइजिंगली लोगों का सोच इस पर थोड़ा सा डिफरेंट वो सबसे पहले प्रेफरेंस दे रहे थे थिंग्स लाइक डीकंजेशन। बिल्कुल, तो ये आपने पीपल ओरिएंटेड अप्रोच बनाई। अब जब आप कोई सोल्यूशन निकालेंगे तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, ना कि ये कि सारे बड़े शहरों में क्योंकि मेट्रो है तो शहर में एक मेट्रो लाइन डाल देते हैं। एग्जैक्टली। तो इस तरह के आपको लगता है, और क्या आपको उदाहरण अगर देना चाहेंगे डिजाइन थिंकिंग से हम इस तरह से एक बेटर सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स का निकाल सकते हैं? ये बहुत बढ़िया आपने सवाल किया और इसका चूंकि हमारी किताब में इसका जिक्र आता है और लास्ट जो कंक्लूडिंग चैप्टर के करीब जो उसके पहले वाला चैप्टर है उसमें हमने अर्बन चैलेंजेस के कॉन्टेक्स्ट में डिज़ाइन थिंकिंग को कैसे अप्लाई करना है उस पर काम किया। चूँकि मैं अर्बन चैलेंजेस पे मुख्य रूप से काम करता हूँ, हेल्थ केयर पॉलिसीज़, अर्बन पॉलिसी, ये सब पे थोड़ा ज़्यादा काम किया मैंने और उसको समझने की कोशिश की। अब जब इस प्रॉब्लम को, अर्बन चैलेंज को देखने का एक ओकेज़न आया तो मुझे लगा कि वो तो आप 10-5 किताबें पढ़ लीजिए, 3-4-10 मैगजीन्स पढ़ लीजिए तो प्रॉब्लम्स आपको समझ में आ जाएंगी। तो मुझे लगता है वो एक सेकेंडरी मेथड से अप्रोच के साथ आप प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं और किसी भी रिसर्च में प्राइमरी डेटा जो है बड़ा ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल, इतना ज़रूरी है कि बिना उसके फिर आप सोल्यूशन की तरफ नहीं आते हैं। तो हमने सोचा कि चलिए क्यों ना इस पर एक फील्ड रिसर्च की जाए और फील्ड रिसर्च करके लोगों से उनकी राय जानी जी, है ना। और फिर हमने सोचा कि पहले तो मेरे दिमाग में बात थी कि हम इसको टियर 2 सिटीज़ में करें कि टियर 2 सिटीज़ की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, इमर्जिंग जो मेट्रोपोलिस हो जाएंगे हमारे कुछ सालों के अंदर में, जिसके बारे में अभी तक हम सोच नहीं रहे हैं। हम अभी तक हम यही मान रहे हैं कि ये 5-6 जो हमारे दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, यही शहर होंगे, लेकिन आपको साथ साथ देखना पड़ेगा कि पटना भी उसी तेजी से बढ़ रहा है, लखनऊ भी उसी तेजी से बढ़ रहा है, भोपाल बढ़ रहा है। फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज में जो टॉप 30 में से 8-10 इंडिया में ही है। इंडिया में ही है, इंडिया में, बिल्कुल। अच्छा, उनकी कंप्लीट डेमोग्राफी बदल रही है, उनके चैलेंजेस नए हो रहे हैं, तो लोग क्या चाहते हैं? बिल्कुल। तो देयर शुड बी टिपिकल पीपल सेंट्रिक अप्रोच टुवर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। और जो डिज़ाइन में हम एम्पैथी की बात करते हैं तो एम्पैथी तो इट एमिनेट्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पीपल। बिल्कुल, व्हाट पीपल वांट एंड व्हाट पीपल गेट। बिल्कुल, तो ये जो गैप है उसको हमको समझना पड़ेगा। तो हमने उसी सिलसिले में भारत के करीब कई सारे शहरों से डेटा कलेक्ट किया, उनके लोगों के पर्सपेक्टिव जानने के लिए कि व्हाट दे थिंक द सिटीज़ आर लैकिंग एंड डू दे हैव एनी रोल इन
द सिटीज प्लानिंग एंड इट्स अपकीप, इट्स मेंटेनेंस, ठीक है, इट्स गवर्नेंस। तो ये सारी चीज़ें तो वैसे गायब ही होती हैं आमतौर पे। और दूसरी एक बहुत बड़ी समस्या ये थी कि जो पॉलिसीज हमारी बनती हैं उसमें एक टॉप डाउन फ्लो अप्रोच होता है कि यानी हम ऊपर सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए, एंड देन एक बॉटम्स अप अप्रोच जो होना चाहिए कि नीचे से लोग क्या चाह रहे हैं, उनकी व्हाट आर देयर रियल नीड्स, है ना। तो एक मंत्री सोच रहा है, वो एक ब्यूरोक्रेट को कह रहा है, और जो सबसे लोअर लेवल पे लोग हैं वो उसका फायदा ले रहे हैं, लेकिन उनको जो लोअर पे लोग हैं उनको फायदा मिल ही नहीं रहा है, या उनको लगता है हमें ये तो चाहिए, हमें ये तो चाहिए नहीं, ये तो मेरी प्रायोरिटी नहीं, हमसे तो हमें कॉन्फिडेंस पे लिया ही नहीं गया। तो मैंने कई बार ये थोड़ा डिबेटेबल भी हो गया, क्योंकि हमने पूछा लोगों से, ये सवाल किया कि भाई फॉर एग्जांपल मैंने एक केस लिया पटना का, विच इज़ इंसिडेंटली माय होम टाउन। मैं बिहार का हूँ, पटना रहा लंबे टाइम। तो अब वो एक अगर मैं उसको एक केस के तौर पे लूँ, वन ऑफ द वेरी डिस्क्रीट केसेस ऑफ अर्बनाइजेशन, हाउ अर्बनाइजेशन इज हैपनिंग इन टियर 2 cities and what are the challenges they are facing, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर उसको आप देखें तो पॉपुलेशन जब मैं छोड़ के गया था तो उस समय कोई 8 लाख 10 लाख पॉपुलेशन थी। आज की तारीख में वो करीब 24 लाख पॉपुलेशन है। द सिटी हैज़ नॉट एक्सपैंडेड एज मच। तो उसी कंसनट्रेटेड एरिया में, आपके लिमिटेड एरिया में सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इंक्लूडिंग मेट्रो भी आ गई जी। अब तो पटना में भी मेट्रो है। शायद गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी है कि 10 लाख से ऊपर, जहाँ तक मेरे ध्यान में, आई मे बी रॉन्ग, बट देन जनरली टियर 2 cities को भी अब वो एक थ्रेशोल्ड जब क्रॉस करता है तो वो मेट्रो की बात होने लगती है वहाँ पे। तो मेट्रो भी आ गई। चलिए, अब सवाल है कि वो शहर ऑलरेडी, अगर उसकी अर्बन प्लानिंग को आप देखेंगे तो वो बड़ा कंजस्टेड है जी, और उसमें एक्सपेंशन, रीडेवलपमेंट, जैसा कि हम गुजरात के शहरों में देखते हैं। अब चूंकि मैंने 30 साल अहमदाबाद में गुजारे, and I know how the city is expanding. It is emerging as India's biggest metropolis, probably one of the most happening cities, one of the most livable cities में अभी उसकी गिनती होने लगी है। तो वहाँ जिस किस्म का काम होता है और दूसरे शहरों में हमारे होता है, तो वो गैप दिखता है आपको। अब हम वैल्यू जजमेंट तो नहीं करते, लेकिन पूरा भारत तो हमारा ही है। बिल्कुल, हम आप यहाँ रहे, दिल्ली में रहे, मुंबई में रहे, कहीं रह सकते हैं, भारत में ही है, भारत में ही है। तो वो तो एक दिमाग में बात आ ही जाती है कि यहाँ क्यों नहीं हो रहा है, वहाँ क्यों हो रहा है। तो लोगों ने सवाल किया कि आप थोड़ा एंटी डेवलपमेंट होके बात कर रहे हैं, तो क्या आपकी समझ से मेट्रो नहीं होना चाहिए जी? तो मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं एंटी डेवलपमेंट नहीं हूँ। कोई भी डिज़ाइन थिंकर जो है वो एंटी डेवलपमेंट नहीं हो सकता, वो हमेशा प्रो डेवलपमेंट ही होता है। बिल्कुल, पर डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं, आई थिंक दैट इज फॉर दैट यू नीड टू गो टू द पीपल एंड आस्क व्हाट दे वांट एंड व्हाट दे गेट। तो हमने इसलिए लोगों से सवाल किए कि आपको मेट्रो शहर में जो आपके कम्यूटेशन की जो प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्ट की, उसके लिए आपकी नज़र में इसका सोल्यूशन क्या है, होना चाहिए। सो डू यू वांट मेट्रोज, डू यू वांट एलिवेटेड कॉरिडोर्स, यू वांट मोर फ्लाईओवर्स, और यू वांट कंजेशंस टू बी रिमूव्ड, कंजेशन टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द रोड्स एंड बाई लेन्स एंड ऑल। तो उसमें ओवरवेलमिंगली लोगों ने ये जवाब दिया कि भाई ये सारी चीज़ें ठीक हैं अपनी जगह पे, लेकिन अगर हम फ्लाईओवर से भी उतरेंगे तो उतरेंगे नीचे सड़क पे ही। अब वहां पे आके वो नैरो हो जाती है तो कंजेशन होता है। प्रॉब्लम तो वहीं की, वो तो प्रॉब्लम तो हमारी वहीं की वहीं रह गई। और सड़कों पे ही दुकान है, लोगों ने एनक्रोचमेंट किया हुआ है, सड़कों पे कैटल्स है, ये सारी चीजें जो हर अर्बन इसकी एक प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले आप कंजेशन दूर कीजिए। अगर आप कंजेशन दूर करके सिटीज को ब्रीदेबल बना देते हैं तो वो अपने आप में एक फील गुड होने लगता है आपको। बिल्कुल, आपका कन्वीनियंस बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है कि जब एक डिज़ाइन के पर्सपेक्टिव से जब आप प्रॉब्लम्स को देखते हैं तो आप एक टॉप डाउन फ्लो से काम नहीं कर सकते कि मैंने ऐसा सोच लिया और इसलिए ये सॉल्यूशन है। तो आज के समय में जो डिज़ाइन सॉल्यूशंस की भी जो हम बात करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि EBD एक टर्म मैंने उसके लिए दिया है कि एविडेंस बेस्ड डिज़ाइन सॉल्यूशंस, कि एविडेंस क्या है उसके लिए आपके पास, और उसके बेसिस पे आप अपने सॉल्यूशंस को लेकर के जाएं, ना कि सॉल्यूशंस को पहले सोच लें और इम्प्लीमेंट करने के बाद फिर आप वहीं पे पहुंच गए कि ये हो गया। ये नहीं होना चाहिए।
सर यहाँ जब एम्पैथी की बात करते हैं, पीपल सेंट्रिक अप्रोच की बात करते हैं, तो एक सवाल आता है, जैसे एम्पैथी का मतलब ये नहीं हो सकता कि हम लोगों के इमोशंस के हिसाब से फैसले करें, हमें तब भी ये देखना विच इज़ फॉर द ग्रेटर गुड, जैसा हम कहते हैं। तो अगर आप भारत का एग्जाम्पल लें, क्योंकि यहाँ अभी हम देखते हैं सामाजिक विषमताएं हैं, इनइक्वालिटी है, तो अगर एक एरिया को हमें ठीक करना है तो हम ये कह सकते हैं जो पटरी पे लोग बैठे हैं उनको हटाइए, बाज़ारों में वो बैठते हैं या कहीं भी, या जो दुकानें एक गलत कॉलोनी बनी हुई है उसको हटा दीजिए। लेकिन जब हम बात साथ साथ सामाजिक विषमताएं देखते हैं, इनइक्वालिटीज़ देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आता है कि वो हर चीज़ प्रैक्टिकल नहीं है। आप ये नहीं कि जहाँ आपका दिल का आपने झुग्गियाँ तोड़ दी या आपने कोई दुकानें हटा दी, या मेट्रो आनी है तो ठीक है, लेकिन उसमें भी कई बार होता है कि कुछ लोगों का बिजनेस अफेक्ट हो सकता है, बिल्कुल, मेरी शॉप यहाँ से चले जाए। ये जब दोनों चीज़ें हम देखते हैं तो उस केस में डिज़ाइन थिंकिंग क्या आपको लगता है कि वो हेल्प कर पाएगी? क्योंकि आपको और भी कई चैलेंजेस हैं जो हमारी सोसाइटी स्पेसिफिक हैं, तो ऐसे में डिज़ाइन थिंकिंग कहाँ हमें हेल्प? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, हम उसको सॉल्यूशन जब आप देखना चाहते हैं तो सॉल्यूशन आपका हमेशा मटेरियल सॉल्यूशन नहीं होता है जी, है ना। सॉल्यूशन आपकी पॉलिसीज के थ्रू भी आता है। बहुत सारे सॉल्यूशंस आपके जो आज के समय, इसलिए मैंने पब्लिक पॉलिसी एंड डिज़ाइन पढ़ाना शुरू किया। मैंने एज अ सब्जेक्ट आई इंट्रोड्यूस दैट फॉर द फर्स्ट टाइम एट NID and which became very popular and it was very one of the most sought after meaningful courses. तो उसमें हम लोग पब्लिक पॉलिसीज़ को एनालाइज करते थे डिज़ाइन थिंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड पर्सपेक्टिव से। तो अब सॉल्यूशंस को सिर्फ अगर आप मटेरियल टर्म्स में देखेंगे तो मुझे लगता है कि शायद आप डिज़ाइन के साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डिज़ाइन के बहुत सारे सॉल्यूशंस जो हैं वो सिस्टम ओरिएंटेड होते हैं। पॉलिसी, अब पॉलिसी तो पूरी आइसोलेशन में नहीं नहीं देख सकते। तो आपने जैसे एग्जांपल दिया कि सोशल इनइक्वालिटीज़ हैं, सोशल इनइक्वालिटीज़ की वजह से बहुत सारी चीज़ें हम नहीं कर पाते, विच इज़ अ फैक्ट, है ना। बिल्कुल, एवरी गवर्नमेंट वांट्स टू बिकम टू रिमेन पॉपुलिस्ट। बिल्कुल, अगर वो थोड़ा सा पॉपुलिज्म से हटती है तो फिर उसके जाने के खतरे बढ़ जाते हैं। तो ये डेमोक्रेसी हैज़ टू वॉक ऑन वेरी टाइट रोप। यस, तो वहां पे आपको गवर्नमेंट को चलाना भी है और डिलीवर भी करना है। राइट। तो व्हाट यू वांट टू डिलीवर एंड हु डू यू वांट टू डिलीवर इट फॉर। तो आपको डिलीवर करना है तो उसमें फिर आपको सोसाइटी को छोटे छोटे टुकड़े में बांट करके नहीं देखना, बल्कि होलिस्टिकली देखना है कि वो जो पटरियों पे बैठ जाता है या सड़कों को एनक्रोच कर लेता है, वो इसलिए करता है कि प्रॉब्ली आपने उसके लिए सॉल्यूशन सोचे ही नहीं। राइट, उसके पास कोई रास्ता नहीं है, तो कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल। अब चलिए मैं इसको एक अपने एक्सपीरियंस से बताऊं आपको, एक्सप्लेन करके। तो कुछ साल पहले मैं अपने क्लासरूम एक्सपीरियंस, जो कि हमारे क्लासरूम एक्सपीरियंसेस जो डिज़ाइन के होते थे वो ज़्यादातर प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन होते थे। तो एक हमने प्रॉब्लम क्लास में डिस्कस किया कि भाई जो सड़कें हैं और उस पर जो कंजेशन होता है उसको अगर हमको रिवाइज करना हो, दूर करना हो, तो क्या कर सकते हैं और व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट यू आइडेंटिफाई। और उसमें हमने केस स्टडी लिया गांधीनगर का, जो कि गुजरात का कैपिटल है, विच इज़ वन ऑफ द प्लान सिटीज़ ऑफ इंडिया। वो चंडीगढ़ की तरह बिल्कुल आपको दिखेगा, वैसे ही क्रॉस सेक्शन पे रोड्स हैं और वैसे ही सारा सेक्टर वाइज डिवाइडेड है। तो सारी चीज़ें प्लान्ड है वहाँ पे, एंड इंस्टीट्यूशंस हैव देयर ओन एरिया। तो उनका इंस्टीट्यूशनल एरिया अलग है, रेजिडेंशियल अलग है। अब थोड़ा सा मिक्सअप हो रहा है, जी, पर वैसे ब्रॉडली अलग है। अब शाम के समय में बच्चों ने जाके, हम जैसे स्ट्रीट पे हैं जिस पे NID भी है, धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट भी है, निफ्ट भी है, टाटा कंसल्टेंसी भी है, ऐसे तमाम बड़े इंस्टीट्यूशन उस कॉरिडोर में है। तो शाम में जो बच्चे स्टूडेंट्स वहाँ से निकलते हैं और दूसरे लोग निकलते हैं, वो सड़कों पे आते हैं। तो सड़कों पे आते हैं तो वहाँ खाने पीने के लिए वो लग जाती हैं लॉरियाँ वगैरह वगैरह। फिर गए वो वहाँ पे, कुछ गंदा भी हो गया, कंजेशन भी हुआ, कभी पुलिस आई। तो ये सब जो होता है सारे शहरों में। अब जब इसको एज ए प्रॉब्लम हम लोगों ने देखना शुरू किया कि ठीक है, एज ए डिज़ाइनर इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। तो एक तो मटेरियल सॉल्यूशन था कि आपने उसके लिए कियोस्क बना दिए छोटे छोटे, उसमें लाइटिंग की अरेंजमेंट कर दी, पार्किंग की जगह दे दी। तो ये सारी चीज़ें प्लान आपने की। पर जो गैप जो हमने आइडेंटिफाई किया, वो गैप ये था कि हमारी प्लानिंग में प्लानिंग फॉर द अनप्लान्ड नहीं होता है। राइट। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो अर्बन प्लानर्स को सोचना पड़ेगा, बिकॉज वी जस्ट कांट प्लान एवरीथिंग।
कुछ चीज़ें बड़े ऑर्गेनिक ढंग से इवॉल्व होने लगती हैं। यानी कि अगर आप सड़क बनाएंगे, स्ट्रीट बनाएंगे, इंस्टीट्यूशंस होगा, तो वहाँ पे लॉरियाँ लग जाएंगी। राइट। सो हैव यू एवर थॉट दैट दिस प्रॉब्लम माइट ऑल्सो अराइज इन सम टाइम इन ड्यू कोर्स? तो उसको अगर वो हो जाएगा, होने के बाद हम पोस्ट फैक्टोस पे कुछ एक्शन लेते हैं, तो उससे तो बेहतर है कि हम पहले ले लें और मान के चले। तो ऐसे एक छोटा सा एग्जाम्पल था, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स के बारे में हमको सोचना पड़ेगा कि अनप्लान्ड एलिमेंट्स भी होते हैं, उसको हम उसके बारे में कैसे दूर तक कैसे सोच सकते हैं। बिल्कुल। तो ये याद आता है जब दिल्ली गुड़गांव हाईवे बना था, तो उसमें रिपोर्ट आई थी कि जितने व्हीकल्स एक्सपेक्टेड थे कि डेली अप्लाई करेंगे उस फ्लाईओवर पर, उससे कहीं कहीं ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो ये नहीं हुआ कि आप फ्लाईओवर्स बना रहे हैं तो गाड़ियां भी बढ़ेंगी, अगर आबादी बढ़ेगी तो गाड़ियां भी बढ़ेगी। आप एक तरह से उसको इंकरेज करने के लिए फ्लाईओवर बना रहे हैं कि आप गाड़ी दौड़ाओ। बिल्कुल। तो आपने अगर 5 लाख सोची थी, अगर वो 10 लाख रहे, तो कहीं वो प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग फेलियर है, क्योंकि इट वाज वे ऑफ द मार्क। बिल्कुल। जिस बेसिस पे आपने सोचा और अपने सारी कैलकुलेशंस रखी। बिल्कुल। तो वही आपने सही कहा कि अनप्लान्ड के लिए हम नहीं सोचते, हम प्रिपेयर्ड नहीं रहते। तो डिजाइन थिंकिंग की जब हम बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि प्लानिंग फॉर द अनप्लान्ड को भी सोचना पड़ेगा कि जो अनप्लान्ड डेवलपमेंट हो जाएगा, फिर हम उससे कैसे डील करेंगे। अब फिर उसके बाद हमारे लिए वो प्रॉब्लम हो जाती है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है, पॉलिटिकल इश्यूज हो जाते हैं, उसके पीछे लोग पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन करते हैं, इनकी झुग्गी उठा दी, इनका भाई। अब सवाल ये है, कोई पॉलिटिकली इनकरेक्ट तो होना नहीं चाहता इस कंट्री में, नेता भी नहीं होना चाह, और टीचर भी नहीं होना चाहेगा मेरी तरह। तो हर कोई पॉलिटिकली एक बैलेंस्ड ही स्टेटमेंट देने की बात करेंगे। पर मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि कन्वीनियंस लोगों की कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव की जा सके। बिल्कुल। अब कन्वीनियंस इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो अब कई लेवल पे, इसलिए हमने कहा कि एक सिस्टम लेवल थिंकिंग है। बिल्कुल। लोग बड़ी संख्या में शहरों में आ रहे हैं, जब बड़ी संख्या में शहरों में आ रहे हैं तो उनके रहने सहने, एक पॉपुलेशन होता है हमारा जो माइग्रेंट पॉपुलेशन होता है, परमानेंट हो जाता है। एक पॉपुलेशन होता है हमारा जो कि फ्लोटिंग पॉपुलेशन होता है, आना जाना कर रहा है। अब लोग रोज दिल्ली गुड़गांव, अब ये तो मेरी समझ में आज तक नहीं आया। मैंने कई डिज़ाइन कोर्सेज में इस पर बात की, जब अर्बन डिज़ाइन वगैरह की हम बात करते थे और अर्बन पॉलिसीज़ की बात करते थे। अब एक कॉन्सेप्ट हमने एनसीआर का डेवलप कर दिया। हाँ जी, नेशनल कैपिटल रीजन। अब ये कई डिकेड्स पहले हुआ था। अब उसमें हमने 3-4 स्टेट्स को भी, अगर हम राजस्थान का भी शायद कोई एक छोटा टुकड़ा कहीं टच करता है, लेकिन दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, अब 3 स्टेट्स को मिला के हमने कहा कि ये एक शहर जैसा हो गया जी। अब आप, मजे की बात यह है कि अगर आप किसी से पूछें कि तुम कहाँ रहते हो, तो वो कहेगा पहले कि दिल्ली रहता हूँ। दिल्ली में कहाँ रहते हो? तो दिल्ली में क्या कहते हो? तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव रहता हूँ, फरीदाबाद रहता हूँ, दिल्ली में। लेकिन वो पहला जवाब जो देगा, उस पे जो एड्रेस अपना बताएगा, वो कहेगा कि मैं दिल्ली रहता हूँ। तो अब दिल्ली को हमने कितना एक्सपैंड कर दिया और वो अनसस्टेनेबल हो गया। बिल्कुल। तो ये कहीं पे मुझे लगता है कि प्लानिंग की ये एक फेलियर है। यूरोप के सिटीज को अगर आप देखें, तो यूरोप के ज्यादातर शहर जो है वॉकेबल सिटीज होते हैं। बिल्कुल। आप पैदल चल सकते हैं एक से दूसरी जगह पे। हमारे यहाँ तो संभव नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारे जब मैं गुड़गांव आता जाता हूँ या दिल्ली, तो या इवन अहमदाबाद में 6-6, 8-8 लेन की रोड्स हो गई हैं, तो द रोड्स लुक फेरोशस। जिस स्पीड से उसमें गाड़ियां निकलती हैं, उसमें इंडिविजुअल के चलने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है इसमें। बिल्कुल। सो द सिटीज आर बिकमिंग अनलिवेबल। तो आपके लिए मजबूरी है कि आप भी एक गाड़ी सवारी लीजिए और फिर उसमें पढ़िए। तो आई थिंक कहीं पे एक लार्जर डिजाइन थिंकिंग का आवश्यकता। हाँ, तो यहाँ पे सर एक इंटरेस्टिंग बात आती है, हम बात करें अर्बन प्लानिंग की, डिजाइन थिंकिंग। अगर हम भारत की संस्कृति, भारत का इतिहास देखें, तो अगर हम बात करें हड़प्पा सिविलाइजेशन की, दैट वाज वन ऑफ द वेरी बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ अर्बन प्लानिंग। जैसा कि जो आज तक हमारे पास जितने हमें एक्सकवेशन से समझ में आया, दैट वाज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अर्बन प्लानिंग। इसके साथ साथ डिजाइन आर्ट भी बहुत एक रिच फॉर्म में हम देखते हैं, जो अगेन हमें हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं। उसके बारे में कुछ बताइए, वो अप्रोच कैसे रही इतने हजारों साल पहले, और आज के भारत में आपको क्यों लगता है कि हम अपने ही इतिहास को रेप्लिकेट नहीं कर पाए? देखिए, इसमें अब मुझसे अगर आप पूछेंगे एज एन एकेडमिशियन, तो मुझे लगता है कि
इतिहास इसलिए बनता है शायद कि इतिहास मिटा दिया जाता है जी। तो इतिहास हम बनाते भी हैं, इतिहास को हम मिटाते भी हैं, और फिर नया इतिहास गढ़ते भी हैं। तो ये प्रोसेस तो कंकरेंट प्रोसेस है एक सोसाइटी की। और जिस तरीके से अब हिस्टोरिकली बहुत सारे जो सॉल्यूशंस हमने, आपने हड़प्पा मोहनजोदारो की बात की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात की, वो अर्बन प्लानिंग का एक इनिशियल समझिए स्पेसिमिन था, एक नमूना था, द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ अर्बन प्लानिंग। व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट? नॉट बिकॉज इट वॉज अ ब्यूटिफुल प्लान, this is my whole approach towards it, not because it was a beautiful plan, but it was a very effective plan in terms of thinking that किस टाइप के लोग वहाँ पे रहेंगे, कैसे रहेंगे, उनके लिए सोशल जो उनकी जो हायरार्की होगी उसके हिसाब से कैसा उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या होगी। तो जब आप डिटेल्स में जाके सोचने लगते हैं तो वहाँ पे डिज़ाइन इमर्ज करता है जी। सो आई थिंक उन्होंने बहुत डिटेल में उसके बारे में सोचा, बट देन दैट वाज ओनली लिमिटेड टू दैट पर्टिकुलर पीरियड। नाउ हैविंग सेड दैट, इफ वी स्टार्ट थिंकिंग just because Harappa and Mohenjo-daro was great, exceptional, we can replicate that and the modern India should look like Harappa, Mohenjo-daro. I'm sorry. तो वो आप उसको बिल्कुल कॉपी ऐसे नहीं कर सकते। वो तो एक सीड था जी, एक बीज था ज्ञान का, और उस समय था। तो हम उससे सिर्फ इतना ही समझ सकते हैं कि उस समय भी लोगों ने सोचना शुरू किया था हाउ द सिटी शुड बी, और एस्थेटिक्स से ज्यादा यूटिलिटी पर फोकस था, यूटिलिटी पे ब्यूटिफिकेशन से पहले एग्जैक्टली यू बनाएगी अपना पर्पस पूरा करे, वो फंक्शन पूरा कर रहा था। तो वो फंक्शन पे फंक्शनली वो बहुत ग्रेट था जी, एलिगेंट था। तो हमारे यहाँ दोनों एग्जाम्पल्स हुए हैं। अगर फिर एज एन इंटरडिसिप्लिनरी टीचर जब मैं इंडियन सोसाइटी, कल्चर, हिस्ट्री, एस्थेटिक्स, ये सब चीज़ें, इन चीज़ों को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ बहुत हाईज एंड लोज हैं। तो थॉट्स और आइडियाज़ के लेवल पे मैं थोड़ा सा, कई लोगों को ये मेरी बात शायद पसंद नहीं पड़ेगी, लेकिन थॉट्स और आइडियाज़ के लेवल पे हमने बहुत अचीवमेंट, बड़ा हाई एक स्टैंडर्ड बिल्ड किया, बट व्हेन इट केम टू एग्जीक्यूशन, है ना, और उसको बिहेवियर में ट्रांसलेट कर लेना, वहां पे एज अ सोसाइटी हम मैच नहीं कर पाए, बिल्कुल मिस कर गए। अब उसके बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, उतने डिटेल में किसी को शोध करना पड़ेगा, तो वो हम ट्रांसलेट नहीं कर पाए। तो आइडियाज़ हमारे आइडियाज़ के फॉर्म में रह गए। कुछ चीज़ें प्रोडक्ट के फॉर्म में भी हमारी स्किल्स डेवलप हुई, जैसे मेटल क्राफ्ट की हुई, जैसे आपको ग्लास में हुई, मेटल क्राफ्ट में हुई, टेराकोटा में हुई, टेक्सटाइल में हुई। तो ऐसे ट्रेडिशंस हैं हमारे यहाँ, बहुत रिच ट्रेडिशन। टेम्पल का क्राफ्ट, टेम्पल आर्किटेक्चर, अभी हाल के समय में मैं फिर संजीव सान्याल जी का एग्जाम्पल देना चाहूँगा। उन्होंने जो अभी एक शिप जो उन्होंने डिजाइन कर रहा है, स्टिच करके, और यहाँ से ओमान तक वो गया है और लौट के आया है। इट हैज़ बीन अ सक्सेसफुल, वेरी सक्सेसफुल एग्जाम्पल। सो देयर आर मेनी थिंग्स इन हिस्ट्री विच यू कैन रिवाइव, एंड विथ combining it with modern technology, modern understanding, modern skills, modern materials, आप इसको रीडिजाइन कर सकते हैं। तो ये बीइंग अ सिविलाइजेशनल सोसाइटी, देखिए हमारे ये भारत जो है एक सिविलाइजेशनल सोसाइटी है। ये एक मॉडर्न अमेरिकन सोसाइटी की तरह नहीं है जो कि कुछ 100 साल पहले बना और बस अभी। तो हमारे बहुत सारी चीजें हमारी हिस्ट्री में हुई होंगी जो हमारी डिजाइन का पार्ट थी। सो मेनी डिजाइन्स वी हैव लॉस्ट। Now we need to verify, we need to research, dig them out, find out, और देख सकते हैं कि आज के कॉन्टेक्स्ट में हम उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। अब एक और छोटा सा एग्जाम्पल मैं इसके साथ ऐड करना चाहूँगा। लोग रिवाइव कर रहे हैं ऐसे जो ट्रेडिशनल उनके जो स्किल्स थे, या जो उनकी ट्रेडिशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो एक अप्रोच थी। एक यूएई में एक शहर वो मिडल ईस्ट में मजदार करके बसा रहे हैं, एंड दैट इज सपोज टू बी वन ऑफ द स्मार्ट सिटीज, जिसका एग्जांपल हम देते हैं, विच इज सपोज टू बी अ टोटल जीरो कार्बन फुटप्रिंट सिटी। ओके। वहाँ पे कोई जो है बायोफ्यूल, फॉसिल फ्यूल वो इस्तेमाल नहीं होता है, और इस किस्म से उसको कार्बन फुटप्रिंट को निगेट कर रहे हैं। अब उसमें एक बहुत बड़ा रोल हमारे यहाँ, चूंकि वो गर्म जगह है, बहुत गर्मी होती है भारत से भी ज़्यादा, एयर कंडीशनर
की आदत हो गई है, मस्ट हो गया है। अब एसी आप लगाते हैं तो CFC की वजह से पोल्यूशन होता है वगैरह वगैरह। उसको एलिमिनेट करने के लिए दे हैव गॉन बैक टू देयर ट्रेडिशनल आर्किटेक्चरल डिजाइन। ओके, अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बिल्डिंग्स को जालियों से उसके डिजाइन की है। ओके, और उन्होंने बिल्डिंग्स को काफी क्लोज किया है एक दूसरे से, सो दैट व्हेनेवर देयर इज सन द शैडो ऑफ वन बिल्डिंग फॉल्स ऑन द अदर बिल्डिंग। राइट, ठीक है। और जो बीच में टनल इफेक्ट हो जाता है तो उससे जो हवा चलती है तो अंदर का टेम्परेचर को कूल कर, तो नेचुरल प्रोसेस से आप कूल कर रहे हैं। व्हाट वी आर डूइंग, इफ यू लुक एट द होल मॉडर्न आर्किटेक्चर ऑफ आवर नेबरिंग सिटी, गुड़गांव, नोएडा, सारी ग्लास की बिल्डिंग्स बना के रख दी, and that is also considered to be a good design, but a modern design. But is this modern design a good design for India? वही बात होगी, एस्थेटिक्स पे फोकस है और यूटिलिटी लॉन्ग टर्म में उसका क्या इम्प्लीकेशन। क्योंकि हमारे 45 डिग्री 46 डिग्री टेम्परेचर कॉमन है, वो दिल्ली में भी इतना ही होता है, हमारे अहमदाबाद में भी इतना ही होता है, दूसरी जगहों पे पटना में भी ऐसे ही होता है, लखनऊ में भी होता है। तो इस किस्म से अगर आप देखें तो ग्लास फर्नेस आप बना दे रहे हैं टू कीप इट कूल, आप फिर एयर कंडीशनिंग करते हैं। सो व्हाई कांट वी गो बैक टू आवर ट्रेडिशनल आर्किटेक्चरल डिजाइन, रिवाइव इट एंड मेक द बिल्डिंग्स इन सच अ वे कि वो एक इंडियननेस भी हो उसमें और प्रॉब्लम भी सॉल्व करे हमारे। सो आई थिंक दैट इज वेयर डिजाइन थिंकिंग नीड्स टू बी। जो पास्ट से हम लेके आ सकते हैं, तो पास्ट में सारा कुछ अच्छा था ऐसा भी नहीं, एवरीथिंग इन द पास्ट was excellent. I don't agree with that. Everything in past was useless. I again don't agree with that. Right. So there has to be some continuity, and continuity in terms of what was good in the past and how we can restate it and reposition it in today's context. तो ये मुझे लगता है कि डिजाइन थिंकर्स को, डिजाइनर्स को सोचना पड़ेगा, and many of them are doing it. So तो सर, जब हम अगर अर्बन प्लानिंग या किसी भी बड़े पॉलिसी डिसीजन की बात करें, क्या आपको लगता है कि जहाँ स्ट्रेस हमारा है तो प्रॉफिट मेकिंग पे हो जाता है या ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स पे? जो आज हम देखते हैं कि भारत के जो हम तरक्की की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि पॉलिसीज इंप्लीमेंट नहीं हो पाती। तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट में आपको लगता है कि डिज़ाइन थिंकिंग के अनुसार जो अप्रोप्रिएट चीज़ें हैं वो हो पाएंगी? आप कितने उसको लेकर होपफुल हैं? देखिए, मुझे तो लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर डिज़ाइन थिंकिंग कहीं पढ़ाने की ज़रूरत है तो वो जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जी, और जिनकी ट्रेनिंग होती है लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी से लेकर के और दूसरे इंस्टीट्यूट से, मसूरी में और तमाम इन सब जगहों पे, उनको सबसे ज़्यादा डिज़ाइन थिंकिंग के बारे में बताने की ज़रूरत है, क्योंकि शायद वो उस पोजीशन में है जो कि पॉलिसी मेकर्स बनते हैं और पॉलिसी इम्प्लीमेंट कराते हैं, बनाते भी हैं और इम्प्लीमेंट भी कराते हैं। तो उसमें जिस द अमाउंट ऑफ क्रिएटिविटी दैट इंडिया रिक्वायर्स नाउ, बिकॉज वी आर वेरी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी और हमारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को डील करने के लिए जितने क्रिएटिव अप्रोचेस की ज़रूरत है उसके लिए उनको समझने की बहुत आवश्यकता है इसकी। तो मुझे लगता है पहले एक तो वहाँ पे हम शुरू करें, स्टेट लेवल पे पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो हमारे रिक्रूटमेंट होते हैं उत्तर प्रदेश में, बिहार, बंगाल, हर जगह, तो वहाँ पे भी जो उनकी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स और अकेडमीज होती हैं वहाँ पे भी उसको सिखाना चाहिए इन सब चीज़ों को। इसलिए नहीं कि आपको यू हैव टू बिकम अ डिज़ाइनर, बट यू शुड स्टार्ट थिंकिंग in terms of how to solve a problem in a most creative fashion. बिल्कुल, है ना, ज़्यादा होलिस्टिकली सोच करके। तो ये एक अप्रोच है टुवर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो मटेरियल में भी रिफ्लेक्ट करेगा, वो इंजीनियर को भी समझना है, वो टेक्नोलॉजीज को भी समझना है, वो डिज़ाइनर को भी समझना है और पॉलिसी मेकर्स को भी समझना है। सो इट इज़ वेरी होलिस्टिक। तो डिज़ाइन की इसकी शुरुआत 1961 एक अहम ईयर था जब NID स्थापित हुआ, जहाँ आपने भी आपका काफ़ी एक्सपीरियंस रहा। लेकिन मैंने जैसे आपकी बुक से समझा कि 2007 आई थिंक जब पहले हमारी पॉलिसी बनकर आई डिज़ाइन की, तो एक तरफ हमने 50-60s में इस पर काम शुरू करा, लेकिन इतने डेकेड्स लगे। वो आपको क्यों लगता है इतना डेकेड्स लगे? और आज के समय में 2026 में आप डिज़ाइन की एजुकेशन और उसकी जो समझ हमारे समाज में, उसको कहाँ पर देखते हैं? देखिए, गैप हुआ ये तो इससे नकारा नहीं जा सकता, बिकॉज मैं अक्सर कहता हूँ कि डिज़ाइन इंडिया हैज़ सर्वाइव्ड इन पॉलिसी वॉइड फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो 1961 और उसके बाद 2007-8 जो भी साल था, उस समय जब पॉलिसी हमारी पहली नेशनल डिज़ाइन पॉलिसी आई, अब दूसरी आनी चाहिए, तो वो जो नेशनल डिज़ाइन पॉलिसी आने तक ऐसा नहीं था कि काम नहीं हो रहा था। इंडस्ट्रीज़
सेंसिटाइज किए जा रहे थे। गवर्नमेंट भी एनआईडी के साथ इन्वॉल्व होकर बहुत सारे काम कर रही थी। बहुत प्रोजेक्ट्स पे हमने गवर्नमेंट के लिए भी काम किया। उसमें रेलवे से लेकर के, हेल्थ केयर से लेके, सोशल कम्युनिकेशन से लेकर के तमाम हर फील्ड में, क्राफ्ट सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम किया एनआईडी ने। उसका मेजर कंट्रीब्यूशन है क्राफ्ट सेक्टर को अपलिफ्ट करने में। तो ये चीज़ें तो हो रही थी, लेकिन पॉलिसी का रोल क्या है, दैट इज़ व्हाट इज़ important for us to understand. You see, once you have a policy, you have a direction. Yes. Policy gives you the direction. बिल्कुल. It gives you the wherewithal how to achieve a particular goal. तो वो जो गोल अचीव करने के लिए पॉलिसी एक डायरेक्शन आपको दे देता है। वो मिस करता रहा लंबे टाइम तक, बट देन ठीक है, एवरीथिंग हैज अ टाइम, सो इट केम एट अ टाइम व्हेन इट हैड टू, एंड ठीक है, अब हम उसको परस्यू कर रहे हैं। उसी पॉलिसी के अंतर्गत एक एनआईडी से मल्टीपल एनआईडीज हो गए। अब तो 5-6 एनआईडीज हो चुकी हैं अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग जगह पे वो चल रहा है। और फिर रही बात कि सोसाइटी को उसने क्या दिया। तो देखिए, सोसाइटी को उसने सबसे पहले तो उसका जो इंटरेक्शन था वो इंडस्ट्री के साथ था जी। तो अब अभी के समय में आप देखेंगे तो करीब करीब अब आप टाटा मोटर्स का एग्जाम्पल ले लें, बजाज का एग्जाम्पल ले लें, महिंद्रा का एग्जाम्पल ले लें, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में सडनली इंडिया का एक सर्ज हुआ है। टीवीएस का एग्जाम्पल ले लें। मैं एक एग्जाम्पल एक सेक्टर का लेके आपको बात कर रहा हूँ। और वर्ल्ड के लार्जेस्ट 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर में से हम हैं भारत से। और हम चाइना को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं, अफ्रीका में, दूसरे नेशंस में, ठीक है। और ये जो हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, वो सारे मेड इन इंडिया, डिज़ाइन इन इंडिया, इंजीनियर्ड इन इंडिया, ये सारी चीज़ें यहाँ से हो रही हैं, एंड द वर्ल्ड इज़ नाउ एक्सेप्टिंग इट। तो डिज़ाइन ने एक अपने को एस्टैब्लिश तो किया एक उस फील्ड में। सेकंड जो है आपका एक रेवोल्यूशन जो हुआ है वो 4 व्हीलर्स में हुआ है, और ख़ास करके इलेक्ट्रिक के आने के बाद से जो हमारा जो अपना इंडिजिनस, मैं देखता हूँ आजकल बहुत चर्चा में है महिंद्रा का बॉर्न इलेक्ट्रिक। अब वो उन्होंने जो शुरू किया है, प्रोडक्ट्स जो लॉन्च किए हैं, वो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन। तो ये और जो यूज़र एक्सपीरियंस है उसके साथ वो भी उस किस्म का है कि वो वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट को मैच करता है। तो ये सारी चीज़ें इंडिया में ही इंडियन डिज़ाइनर्स ने इंडियन टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी को इंटरनलाइज करके, इंटरनेशनल डिज़ाइन लैंग्वेज को समझ के, और कॉन्टेम्प्रेरी डिज़ाइन लैंग्वेज क्या हो सकती है दुनिया के लिए, जो इंडिया में भी, बिकॉज इंडिया इज़ अ वेरी ग्लोबलाइज्ड कंट्री। बिल्कुल बिल्कुल। आप ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं ला सकते इंडिया में जो बाहर में फेल कर गया और भारत में सक्सेसफुल हो जाएगा। राइट। इसके कई सारे केस स्टडीज़ हैं, कई एग्जाम्पल्स हैं, और बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे फेल हो गई बिकॉज वो सोचती थी कि इंडिया इज लाइक अ डंपिंग मार्केट, कि कुछ भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, जो आपके जो वाहियात बेकार के प्रोडक्ट्स हैं, सो दोज काइंड ऑफ डिजाइन्स विल बी एक्सेप्टेड इन इंडिया। नाउ पीपल आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट। वी आर द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल। कंज्यूमर बिहेवियर बहुत चेंज हो चुका है। लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम है, ग्लोबल एस्पिरेशंस है, ग्लोबल एक्सपोजर है, तो वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सो डिज़ाइन इन इंडिया हैज़ ऑल्सो कम्प्लीटली चेंज, वेदर इट इज़ इन टर्म्स ऑफ फैशन और प्रोडक्ट और ऑटोमोबाइल और इन डिजिटल डोमेन, और जो भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है। मैंने अपनी किताब में जिक्र किया डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का भी, द रोल ऑफ डिज़ाइन इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ जब नोटबंदी हुई थी तो ये सवाल उठा था कि भाई इकॉनमी फेल कर जाएगी। खैर, इकॉनमी तो हमारी फेल नहीं हुई, तकलीफ कुछ दिनों के लिए ज़रूर हुई लोगों को, लेकिन उससे एक जो नया रास्ता निकल गया, वो हमारी इकॉनमी पूरी तरीके से डिजिटल इकॉनमी की तरफ। अब मुझे याद नहीं है कि लास्ट मैंने करेंसी नोट कब यूज़ किया होगा या कब यूज़ करता हूँ, रेयरली ऐसा मौका आता है। अब अगर आप सब्जी वाले को देना चाहें, आप दूध वाले को देना चाहें, अपने कपड़े पे प्रेस करने के लिए देना चाहे, हर जगह पे सब फल वाले तो यूपीआई के थ्रू ही कर रहे हैं। अब ये इतना बड़ा रेवोल्यूशन हो गया इंडिया के अंदर में, जिसको किसी ने सोचा नहीं सोचा था। बिल्कुल। नाउ देयर इज अ डिजाइन थिंकिंग बिहाइंड इट। अब फिर आप डिजाइन को उस टर्म्स में ऐसे नहीं सोचिए कि डिजाइन उस प्रोडक्ट क्या किया। दिस टेक्नोलॉजी इटसेल्फ वाज अ प्रोडक्ट जी, और इट वाज अ डिजाइन प्रोडक्ट। क्योंकि वो कहीं ना कहीं फिर वो लोगों से उस सेंस में जुड़े हुए, क्योंकि लोगों को कन्वीनियंस चाहिए। बिल्कुल। अगर मुझे कहीं जाने के पास चेंज नहीं है,
और हम देखते थे कि लड़ाइयाँ तक हो जाती थी, लड़ाइयाँ दो हो लोगों जाती के बीच की चेंज, 8 आने 4 आने के लिए ये लोग लड़ जाते थे एक तो दूसरे वो से। कहीं ना कहीं वो लोगों की एक बहुत बेसिक नीड से जुड़ा हुआ था बिल्कुल। कि मैं कुछ भी परचेज करूँ कि मेरे पास चेंज है नहीं है, चाहे वो 1 रुपए की चीज़ है चाहे 1,000 की। आज तो हम देखते हैं 2-2 रुपए के लिए आप कर सकते हैं यूपीआई, और हर कोई इसको एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। वही को पीपल सेंट्रिक अप्रोच कहीं ना कहीं उसके पीछे आई। अब उसके बाद आप देखिए उसी का अप्रोच आपको आयुष्मान भारत में अगर आप देखने जाएं, आप जनधन योजना में देखने जाएं, आप डिजिटल इंडिया में देखने जाएं, अब सारे इंटरफेसेस गवर्नमेंट धीरे धीरे अपने डिजिटल कर रही है जी। आपको पासपोर्ट बनवाना हो, आपको राशन कार्ड बनवाना हो, आपको बर्थ सर्टिफिकेट डेथ सर्टिफिकेट के लिए काम करना हो, ऐसे कई जगह पे हैं, ग्लिचेस हैं अभी भी, मैं मानता हूँ उसको। एल्डरली की पेंशन का हो, उनका लाइफ सर्टिफिकेट लेने की बात हो, जिसके लिए एक जमाने में उस वृद्ध व्यक्ति को यू हैव टू कैरी दैट ओल्ड पर्सन ऑल द वे टू द ऑफिस, और उसको लेके जाएंगे। अब 90 साल 95 साल के भी लोग होते थे, अब वहाँ ऑफिस में वो धक्के खाएं, उनका लाइफ सर्टिफिकेट बैंक में बने, देन कम बैक। नाउ एवरीथिंग इज डिजिटल। पोस्ट ऑफिस से आपके पास लोग आते हैं, वो करके जाते हैं। वो नहीं है तो आपके पास ऐप है, ऐप के थ्रू आप उसका लाइफ सर्टिफिकेट बिल्कुल ऑन द स्पॉट जनरेट हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, इसके पीछे भी मैं डिजाइन देखता हूं, बिकॉज देयर इज अ डिजाइन थिंकिंग, बिकॉज पीपल थॉट देयर इज अ प्रॉब्लम एंड पीपल वांटेड अ न्यू काइंड ऑफ सॉल्यूशन एंड टेक्नोलॉजी वाज द आंसर। तो डिजाइन ने इनको इकट्ठा कर दिया एक जगह पे कहीं पे लाके। तो इस किस्म से प्रोडक्ट के लेवल पे, फैशन के लेवल पे, लाइफस्टाइल के लेवल पे, हमारे मार्केट्स को अगर आप जाके देखें तो कितने किस्म के प्रोडक्ट से प्रोलिफरेट हो गया। हम तो अपने बचपन में नहीं देखते थे बिल्कुल। तो इतनी सारी चीज़ें जो खड़ी हो रही हैं। इसके साथ एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगा कि जो पॉलिसी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, तो अभी कुछ साल पहले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि भाई डिज़ाइन इन इंडिया एंड डिज़ाइन फॉर द वर्ल्ड का नारा दिया उन्होंने। अब ये इसने दिस हैज़ गिवन अ न्यू इम्पेटस टू इंडियन डिज़ाइन कम्युनिटी, टेक कम्युनिटी, है ना, टू कम टुगेदर एंड डिज़ाइन समथिंग विच इज़ फिजिबल, विच इज़ प्रैक्टिकल एंड विच इज़ पीपल सेंट्रिक। अब हम वो बना रहे हैं और पूरी दुनिया के लिए बना रहे हैं। सो हम बना रहे हैं अपने यहाँ, डिज़ाइन अपने यहाँ कर रहे हैं और वर्ल्ड को देख रहे हैं। पहले हम ओरिजिनल इक्विपमेंट, इसको एक टर्म यूज़ करते हैं OEM, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। अब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से हम ODM की तरफ बढ़ रहे हैं, ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर। बिल्कुल। तो हम डिज़ाइन करेंगे अपने यहाँ और ग्लोबली हम उसको स्टैब्लिश करेंगे। इसके साथ एक जो जुड़ी बात है जिस पे मैं लोगों का ध्यान खींचना चाहूँगा, खास करके पॉलिसी मेकर्स का, कि डिज़ाइन इज़ इंडियाज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड पोटेंट एंड इमर्जिंग सॉफ्ट पावर। बिल्कुल। अमेरिका हमारे ऊपर डोमिनेट करता है, वेस्ट डोमिनेट इसलिए करता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में बिकॉज उसने अपनी सॉफ्ट पावर थ्रू सिनेमा, थ्रू फैशन, थ्रू लाइफस्टाइल, थ्रू फूड, थ्रू क्विजीन, है ना, थ्रू टूरिज्म, उसने हमारे ऊपर एकदम से लाद दिया। हमारी इमेजिनेशन कैप्चर कर रहे हैं, हमारी इमेजिनेशन को कैप्चर कर लिया है, माइंड स्पेस को, कि फिल्में हो तो बॉलीवुड जैसी हो। लेकिन अब लोग धुरंधर देख के भी कह रहे हैं कि धुरंधर जैसी फिल्में बॉलीवुड में नहीं बनती, राइट, ठीक है ना। उसके तो इस किस्म से जब अब ये जो सॉफ्ट पावर जो की जो पोटेंशियल है, तो हमने कभी ये इंडिया का एम्बिशन नहीं रहा कि हम एक हार्ड पावर की तरह इमर्ज करें, जैसे जो अमेरिका और दूसरे नेशंस का एक रहता है जज्बा उनका, दे वांट टू बिकम अ हार्ड पावर सुप्रीमेसिस्ट और डोमिनेट करना चाहते हैं वर्ल्ड को। हमारा वैसा कोई खास विचार नहीं है। हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, पर विश्व गुरु इस तरीके से बनना चाहते हैं कि हमारा सॉफ्ट पावर जो है ना इंडिया में, लोगों को एक डायरेक्शन दे। बिल्कुल। उन पे ओवरवेलमिंग नहीं हो, उनको उन पे छाने की कोशिश नहीं करे, उनको परेशान न करे, बल्कि उनको साथ लेके चलने की कोशिश करे। आई थिंक इंडिया हैज इमेंस पोटेंशियल एंड दैट इज वेयर डिजाइन कैन प्ले अ वंडरफुल रोल, बिकॉज हमारी हिस्ट्री है, हमारे ट्रेडिशंस हैं, हमारे स्किल्स हैं और हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। सो वंस वी आर एबल टू bring all of them at one platform, join all these dots, India will become, through the help of design, world's strongest soft power. बिल्कुल। तो चलो हम इसी उम्मीद के साथ, जैसा आपने कहा, बहुत कुछ मैंने सीखा आपके पॉडकास्ट से, उससे पहले आपकी बुक से, कि डिज़ाइन है क्या और क्या उसकी इम्पोर्टेंस है। और मेरा एक अंतिम सवाल है कि जो ये देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स में बहुत सारे यंग लोग हैं, तो जो अभी स्टूडेंट्स ही हैं, अगर वो सोचना चाहते हैं हमें डिज़ाइन में ही कुछ करना है, या
उससे संबंधित कुछ काम करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? मैं तो चाहूँगा कि लोग जो डिज़ाइन एज ए करियर परस्यू करना चाहते हों, वो तो उनके लिए अब तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं और उनको दे शुड डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। उनके लिए ज़रूरत है कि वो अच्छे कलाकार हों, इसकी ज़रूरत नहीं है, अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर्स हों, जो प्रॉब्लम्स को समझते हो कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ इमर्जिंग इंडिया, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, और उसके लिए उनके दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज़ क्या क्या है। इंस्टीट्यूशंस उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ पे वो 4 साल या 2 साल जितने भी साल हैं अंडर ग्रेड पोस्ट ग्रेड में, वो अपने आइडियाज़ को वहाँ पे जा कर के टेस्ट करें, वेरीफाई करें, उसके आइडिएट करें, प्रोटोटाइप करें। ये सारे प्रोसेसेस के लिए आप घर पे बैठ के नहीं कर सकते, तो एक इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट चाहिए। बिल्कुल। सो वन कैन थिंक इन टर्म्स ऑफ जॉइनिंग दिस इंस्टीट्यूशंस इफ यू हैव सम इंटरेस्टिंग आइडियाज़। बट मुझे लगता है कि पहले लोगों को ये किसी को भी ये सोचना चाहिए कि वो डिज़ाइनर बनना किस लिए चाहते हैं और किस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं। तो पहले तो आप देख लें कि टेक्नोलॉजी का डायरेक्शन क्या है, कल्चर किस दिशा में जा रही है, इकोनॉमी का हेल्थ क्या है, इकोनॉमी किस तरफ खींच के जाए। ये मल्टीपल फोर्सेस हैं और ये सारे मिलकर डिज़ाइन सोसाइटी को शेप करते हैं। तो भारत के लिए पर्टिकुलरली हमारे इमर्जिंग चैलेंजेस क्या हैं और वर्ल्ड के लिए ग्लोबल चैलेंजेस क्या है। सो हाउ वी कैन, अ गुड डिज़ाइनर फ्रॉम इंडिया वुड बी वन who can have understanding of both the worlds. Right. How we can contribute to my society and how we can contribute to the global society. Right. So इसको कहीं पे मिंगल करने की ज़रूरत है और जो प्रॉब्लम्स हों आपके रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हों, आपके इमेजिनरी प्रॉब्लम्स, हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम्स नहीं हो। सो इफ़ यू हैव सम रियल प्रॉब्लम्स इन योर माइंड विच यू थिंक आर डिस्टर्बिंग यू, then you should think in terms of taking it up as a career और ज़रूर जाना चाहिए। और दूसरे लेवल पे हैं लोग, वो जो डिज़ाइन के स्टूडेंट नहीं हैं बट डिज़ाइन थिंकिंग उनके लिए ज़रूरी है। वो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो टेक्नोलॉजी में काम करने वाले हैं, वो इकोनॉमी के फील्ड में काम करने वाले हैं, जो कि क्रिएटिव सॉल्यूशंस के बारे में सोचें कि हर प्रॉब्लम का एक क्रिएटिव नज़रिया क्या है। तो मुझे लगता है ये दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन होगा। दैट इज़ व्हाट आई थिंक डिज़ाइन्स कंट्रीब्यूशन शुड बी। बिल्कुल। तो आई थिंक जैसा हमने इस पॉडकास्ट में देखा, एक नया एस्पेक्ट नहीं कहेंगे लेकिन ऐसा एस्पेक्ट जो भारत में बहुत लोगों के लिए नया है, क्योंकि जैसा हमने शुरुआत में कहा कि लोग जानते हैं, सुना होगा, लेकिन वो समझते नहीं है इसकी इम्पोर्टेंस। लकीली वी हैव पीपल लाइक प्रोफेसर भोले जी जो इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, पढ़ा रहे हैं और आज आम लोगों के सामने उस सब्जेक्ट को, उसकी इम्पोर्टेंस को रख रहे हैं। तो मैं यही चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये पॉडकास्ट देखें, इस बुक को पढ़ें और समझें कि ये एक ऐसा एस्पेक्ट जिसके बारे में अभी कम लोग जानते हैं कि कितना क्रिटिकल है हमारे देश के लिए, हमारे समाज की उन्नति के लिए, जैसा सर की बुक में है, फॉर अ रिसर्जेंट भारत। प्रोफेसर बोले, आपने किताबी बातों के लिए समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आभार।